वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली। यूपीपीएससी के द्वारा अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एग्जाम्स के लिए पर्यावरण की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ का तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं। इसमें डिस्कस करेंगे 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। और आज का पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों पर विचार कीजिए। 5 ग्रीन हाउस गैसेस आपको यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, मीथेन है और परफ्लोरोकार्बन है। अब इन पांचों ग्रीन हाउस गैसेस में से आपको बताना है कि किन गैसों को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। डायरेक्टली आपसे क्योटो प्रोटोकॉल पर भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, यानी इसका थीम पूछता है या सब्जेक्ट पूछता है। पहले बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। तो क्योटो एक जगह है, ये प्लेस का नाम है, जापान के अंदर है ये प्लेस। और जापान के अंदर एक ट्रीटी हुई थी इस जगह पर, जिसका नाम रख दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए इस संधि को किया गया है। इस संधि में जितने भी देश शामिल हैं, उन देशों में ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन होता है, जो एमिशन होता है, उसको कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल, ये संधि सभी देशों को प्रतिबद्ध करती है या उन्हें एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस को कम उत्सर्जित करने के लिए बाध्य करती है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरह से टेम्परेचर आप देखते हैं हर साल जो है बढ़ता जाता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल को जो है जापान में 11 दिसंबर, इसको डेट को याद रखिए, क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 में इसको अपनाया गया था। और ये प्रभावी कब से हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब से हुआ था, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 16 फरवरी 2005। तो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से लागू हुआ था, लेकिन इसको अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997 को। अब बात करते हैं इस क्योटो प्रोटोकॉल की जो पहली प्रतिबद्धता थी, इसके लक्ष्य के रूप में जो 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई थी। 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी थी जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती थी। एक तो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हम यहाँ नाम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मीथेन एंड तीसरी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड चौथी HFC, इसको बोलते हैं आप इसको बोलेंगे आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और एक होती है PFC, यानी इसको बोलते हैं परफ्लोरोकार्बन। और लास्ट वन है SF6, इसको बोलते हैं आप सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 गैसेस हैं जो कि इस क्योटो प्रोटोकॉल में पहली प्रतिबद्धता के लक्ष्य के रूप में रखी गई थी। अब ऑप्शन में इनमें से देखो कितनी शामिल है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी है, मीथेन भी है, परफ्लोरोकार्बन भी है। तो इसमें आप आंसर आराम से कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये पांचों की पांचों गैसेस आती हैं किसमें, ये पांचों की पांचों गैसेस किसमें आती हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर एक प्रोटोकॉल का नाम आपने और सुना होगा जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो जैसे हमारी जो क्रियाकलाप हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आप जानते हैं जो ओजोन लेयर है हमारे वायुमंडल में, इस ओजोन लेयर को काफ़ी क्षति पहुंच रही है और ओजोन के परत में जो है छिद्रों का निर्माण हो रहा है। अगर उन ओजोन के परत में छिद्रों का निर्माण होता है तो उससे जो पराबैंगनी किरणें हैं जो सूर्य से निकलती हैं, डायरेक्टली वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके वो अर्थ पर सरफेस पर पहुंच जाती हैं, जो कि हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। तो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं और ये पेड़ पौधों को, जीवों को, सभी को नुकसान पहुँचाती हैं अच्छे से। तो इसी को रोकने के लिए ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है या ओजोन परत का डिप्लीशन जो हो रहा है, इसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसका नाम आप बताएंगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको आप जानते हैं। ये मुख्य रूप से जो हमारी ओजोन परत है इसके क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस मानी जाती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अपनी सुख सुविधाओं में करते हैं, जैसे एयर कंडीशनर हम लगाते हैं, रेफ्रिजरेटर लगाते हैं, फोम है, रंग प्लास्टिक, इन सब में CFC का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है इस CFC को रोकने के लिए अब हम बात करते हैं किसकी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, देखिए जो ओजोन परत है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों के उत्पादन और इनके उपभोग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से बहुत सारे देशों ने एक
संधि की, जिसको अगर आप डेट याद रखेंगे 16 सितंबर और ये 1987, ये है 16 सितंबर 1987 में एक संधि की गई जिसको नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अब आप आंसर कर पाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित होती है किससे? ये ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और 16 सितंबर को आप जानते हैं क्या मनाया जाता है? ओजोन डे, ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। ये एडिशनल क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर कि इनमें से कौन सी गैस या इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, जो वाटर वेपर होती है, वाटर वेपर, इसको आप हिंदी में बोलते हैं जलवाष्प। जलवाष्प जो है वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद अगर ऑप्शन में आपको मिलता है वाटर वेपर, जलवाष्प जो है सभी ग्रीन हाउस गैसेस में वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो जलवाष्प होगी। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तब आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अपना कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है सभी ग्रीन हाउस गैसेस में। उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं मीथेन। तो ये आंसर हो गए। अब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, अपने सवाल नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये सवाल बात करता है ग्रीन महानदी मिशन। ग्रीन महानदी मिशन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे उड़ीसा सरकार है इसके द्वारा शुरू किया गया था। तो जो ग्रीन महानदी मिशन है इसको उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, पहला स्टेटमेंट सही है। तो ग्रीन महानदी मिशन जो है एक वृक्षारोपण का अभियान है ये। इसके तहत जो महानदी बेसिन है इसमें लगभग 2 करोड़ पौधों का लगाया जाना सुनिश्चित किया गया था, या 2 करोड़ पौधारोपण किए जाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया था। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो हो जाता है बिल्कुल सही। अब इस मिशन का उद्देश्य जो है महानदी के जो किनारे हैं, जो बैंक्स हैं, उस पर जो भूमिगत जल भंडार हैं उनका पुनर्भरण किया जाएगा, उनको पुनर्जीवित करना भी इसका लक्ष्य था। तो महानदी की जो बैंक्स हैं दोनों साइड, इसके साथ जो भूजल आरक्षित और जो पुनर्भरण या पुनर्जीवित करना, या फिर महानदी के जो किनारे हैं उसमें जो मृदा अपरदन होता है, सोइल इरोजन, उसको रोकना इसका एक लक्ष्य भी है। और यहाँ पर अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, महानदी के किनारों के दोनों तरफ 1 किलोमीटर की सीमा में जो है वृक्षारोपण में मुख्य रूप से आम का पौधा, कटहल का, जामुन का, ऐसे जो है फलदार पेड़ जो है लगाए जाने की इसमें बात की गई थी। तो इसका देखिए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट को देख लीजिए। पहला तो सही हो गया, इस मिशन का उद्देश्य महानदी के किनारों पर जो जल भंडार हैं उनका पुनर्भरण, ये पुनर्जीवित भी करना था। महानदी के दोनों की तरफ जो है किनारों पर सीमा में वृक्षारोपण करना था, जिनमें मुख्य रूप से फल देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही हैं। अगला सवाल देखेंगे, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कॉलोनी होती, कॉलोनी पतन विकार, ये घटना इनमें से किससे संबंधित होती है? देखिए चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, अगर इसके बारे में नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो कॉलोनी पतन विकार जो है ये एक तरीके से घटना होती है, किससे संबंधित? मधुमक्खियों से संबंधित है। अब इसको समझेंगे। आपने मधुमक्खियों का जो बीहाइव्स होते हैं, जो छत्ते होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। जब कभी ऐसी कंडीशन आती है, इन मधुमक्खियों के छत्ते में अधिकांश जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो अचानक से गायब हो जाएं, केवल इसमें रानी मधुमक्खी बचती, और रानी मधुमक्खी के साथ में कुछ बहुत सारा भोजन और कुछ अविकसित जो मधुमक्खियाँ रहती हैं इसमें पहले से ही पड़ी रहती हैं, अविकसित, डेवलप नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। तो उनकी देखभाल करने के लिए सिर्फ कुछ ही मक्खियाँ बची रह जाती हैं। तो जब श्रमिक मक्खियाँ अनुपस्थित रहेंगी इस छत्ते में, तो छत्ता जो है एक तरीके से एक्टिव नहीं रह पाएगा और धीरे धीरे ये मक्खियाँ मरने लगेंगी और ये छत्ता पूरा बेकार हो जाएगा। तो ये क्या है? मधुमक्खियों की मृत्यु। ये जो घटना हमने अभी डिस्कस की, इस घटना को ही हम बोलते हैं कॉलोनी पतन विकार। ये मधुमक्खियों की मृत्यु से संबंधित विकार है, संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इसमें 4 देश दिए हुए हैं, भारत, ब्राज़ील, चीन और लास्ट वन देखिए, इसमें इसका नाम पूरा नहीं है, इस नाम को पूरा लिख लीजिए। ये रूस है एक्चुअली, ठीक है, ये रशिया है, रूस की बात की गई है। तो उपरोक्त में से किन देशों को विशाल विविध देश या मेगा डाइवर्स कंट्री के रूप में
जाना जाता है। मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ क्या होती हैं? तो विशाल विविध देश कुछ ऐसे देशों का समूह है जिसमें जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो अधिकतर प्रजातियां इन देशों में उपस्थित होती हैं। यानी मेगा डाइवर्स कंट्री उन कंट्रीज़ को कहा जाता है जहां पर पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकतर प्रजातियां उपस्थित होती हैं, इसलिए इन्हें सर्वाधिक जैव विविधता वाले देश माना जाता है। एक साल 1998 में, ईयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, 1998 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 17 देशों को मेगा डाइवर्स कंट्री माना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये पूछा हुआ है कि विश्व में अर्थ पर जो है कुल कितने मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, तो 17 हैं मेगा डाइवर्स कंट्रीज़, और उनमें से 4 आपको ऑप्शन में अवेलेबल हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन है, इसमें कौन शामिल नहीं है। तो ज़्यादातर कंट्री जो है उष्ण कटिबंधीय देश हैं। अब बात करते हैं इसमें, देखिए कौन कौन से वो 17 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिख देते हैं, एक है यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा है मैक्सिको, ठीक है, ये नाम भी आप याद रखिएगा, 17 के 17 इसमें मैक्सिको। अगला है कोलंबिया, कोलंबिया के बाद में है इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद में है पेरू, बाद में या पहले कुछ नहीं है बट ये आपको याद रखने हैं, वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील के साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, दक्षिण अफ्रीका है, मेडागास्कर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, पपाया न्यू गिनी है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भारत भी है। तो भारत इन 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में शामिल है ऑलरेडी ही। तो इसको आप जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखेंगे। अब इसमें से अगर आप ऑप्शन सी देखें, भारत, ब्राज़ील, चाइना, ये तीनों ही मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में शामिल हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। तो आपको याद रखना है, क्या भारत जो है जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ के इस 17 देशों के ग्रुप में आता है? यस, आता है भारत, ठीक है। तो इसमें फिर से नाम रिपीट कर देते हैं, अमेरिका, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पपाया न्यू गिनी, चीन और ऑस्ट्रेलिया, ये 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। भारत में निम्नलिखित में से संरक्षित क्षेत्र या जीव मंडल क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये बात हो रही है यहाँ पर किसकी? बायोस्फीयर रिजर्व की। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? अगर आपसे पूछे भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। याद रखिएगा इन 18 के 18 को, जिस तरह से 17 हमने अभी मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ को देखा था, तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या या संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। कौन कौन से हैं ये आपको मैं नाम जो है एक बार आपको बता देते हैं ताकि आपका रिवीजन हो चुके। पहले ही ऑलरेडी दे चुके हैं सारी लिस्ट आपको, क्वेश्चन का फ्रेम आपको अब करा रहे हैं। तो इसमें जो है नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकरेक है, ग्रेट निकोबार है, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरबन, सिमलीपल, दिब्रू साइखोवा है, दिहांग दिबांग है, पंचमढ़ी है, ठीक है, और ये अगस्ता मलाई है, अचानक मार है, और इसमें जो है कच्छ भी है, कोल्ड डेजर्ट भी है, पन्ना भी है। तो ये सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन हमें अगर यहाँ आपको दिख रहे हैं अगस्ता मलाई, पंचमढ़ी, नौकरेक, ये मन्नार की खाड़ी, ये पाँचों के पाँचों क्या हैं इसमें? अगर आप इन 5 नहीं हैं, ये 4 हैं। तो इसमें ऑप्शन डी देखिए, अगस्ता मलाई, पंचमढ़ी, नौकरेक और मन्नार की खाड़ी, ये सभी क्या हैं? ये जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी प्रदेश में 1500, यहाँ पर आप करेंगे, देखिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1500 प्रजातियाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 15,000 स्थानीय प्रजातियाँ पाया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में तब जाना जाता है जब वहाँ पर उस प्रदेश में 1500 जातियाँ 1500 स्थानीय प्रजातियाँ पाई जाती हों, ठीक है। और दूसरा एक और कंडीशन होती है, और उस एरिया की जो है 70% से ज़्यादा जो प्राकृतिक वनस्पति है वो नष्ट हो चुकी हो, केवल 30% मूल वनस्पति ही वहाँ पर बाकी हो। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 15,000 लिखा है जबकि 1500 ही प्रजातियाँ अवेलेबल हों वहाँ पर, ठीक है। दूसरा, पश्चिमी घाट एक जैविक हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। नॉर्मन मायर्स ने जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा जो है
पेश की थी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दुनिया भर में, विश्व भर में कुल कितने जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो इसका आंसर रहेगा विश्व भर में कुल 36 इस तरह के जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड के अंदर। इन 36 में से भारत में कितने हैं? भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं इस तरह के, ये याद रखने हैं, जिसमें से पहला है वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। दूसरा है पूर्वी हिमालय, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वी हिमालय। और अगला है, तीसरा है इंडो वर्मा वाला रीजन जो है, इंडो वर्मा रीजन। और एक है, फोर्थ है सुंदालैंड, इसमें निकोबार भी शामिल होता है। तो ये 4 हॉटस्पॉट याद रखेंगे। भारत में इन 36 हॉटस्पॉट में से कितने शामिल हैं? भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में 4 आते हैं, टोटल विश्व में 36 हैं, और इन चारों को आपको याद रखना है। बाकी इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर इस हिसाब से हो जाएगा बी। चलिए इस वीडियो में रहने देंगे इतने ही क्वेश्चंस, बाकियों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।